हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की जो क्लास है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है। वो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम कुछ लॉ बताने जा रहे हैं, पाउली एक्सक्लूजन लॉ और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दो लॉ बताएंगे हम आपको। तो चलिए फर्स्ट लॉ देखते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ है पाउली एक्सक्लूजन लॉ। लेक्चर नंबर 3 में मैंने बता दिया था क्वांटम नंबर। जब क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ लेते हैं उसके बाद बात आती है बेटा पाउली एक्सक्लूजन लॉ की। जब तक आपने क्वांटम नंबर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके उस लेक्चर नंबर 3 को आप देखें, उसमें क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखें आप, जिसमें हम बताने जा रहे हैं आपको पाउली एक्सक्लूजन लॉ। तो पहले समझें आप पाउली एक्सक्लूजन लॉ क्या होता है। किसी एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी किसी एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर 4 बताए थे मैंने। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो किसी एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है वो इक्वल नहीं हो सकती है। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल भी हो जाए तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा डिफरेंट रहेगी। ये होता है बेटा पाउली एक्सक्लूजन लॉ। सभी को समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि किसी एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी इक्वल नहीं होती है। अगर किसी कंडीशन में स्मॉल n, l और m की वैल्यू इक्वल हो भी जाए तो s की वैल्यू s की वैल्यू हमेशा डिफरेंट रहेगी। इसको कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन लॉ। तो चलिए लिख लेते हैं पहले बेटा। कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे, नोट करते जाएंगे मेरे साथ। पाउली हेडिंग लगाएंगे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है ये लॉ? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same values for all the 4 quantum numbers. 4 quantum numbers. इनवर्टेड कोमा में बेटा इसको नोट कर लेंगे आप। आगे हमने क्या बताया था? आगे हमने ये बताया था कि यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम भी हो जाए तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा डिफरेंट रहेगी। चलिए इस बात को भी नोट कर लेते हैं। इफ 3 क्वांटम नंबर्स three quantum numbers of 2 electrons यही शो कर देते हैं। वैल्यू बेटा कैसी होगी? वैल्यू कैसी हो? इक्वल वट सिंबॉलिक रूप में लिख देता हूं, ऑफ
एस, एस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग की 3 जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, अगर इन 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू इक्वल भी हो जाए तो एस की वैल्यू है वो डिफरेंट रूप से, यानी एस का मीन्स क्या हो गया यहाँ, स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेट रूप से डिफरेंट होगी। यही क्या है, पाउली एक्सक्लूजन लॉ है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बोला था कि नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये लेक्चर नंबर 1 में सॉरी सेकंड में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाना कैसे बनाते हैं। सभी बच्चों को बेटा ये आना चाहिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं पाउली एक्सक्लूजन लॉ का। हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर 11 होता है, सभी बच्चों को पता है। बोलो कितने बच्चों को नहीं पता है, सभी को पता है। सोडियम का होता है 11, इसका एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए बेटा, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। अब हमें किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। एटम तो हमारे पास क्या है, सोडियम है। अब इसके हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पी सबसेल के पास बेटा सभी को पता है, मैं बता चुका हूँ आपको, पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, सभी बच्चों को पता है। पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। बोलो बातें क्लियर हो रही हैं। पी सबसेल के पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो हम रूल से पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नीचे की तरफ एरो का साइन करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। 3 इलेक्ट्रॉन भर लिए। हुंड का नियम यही कहता है बेटा, सबसे पहले हुंड का नियम क्या कहता है, सबसे पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। यदि इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो स्टार्टिंग से उनकी पेयरिंग करनी है। तो चलिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास। स्टार्टिंग से पेयरिंग कर दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है फिल करते समय कैसी होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, सेकंड वाले की नीचे की तरफ कर दो, तो 4 हो गया, 5 और ये 6। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, इस पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं। 3 ऑर्बिटल में किसी एक ऑर्बिटल को हम ले लेते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना है, 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता करनी है। चलिए इसको ले लेते हैं। तो इस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए पहले इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं बेटा। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये 4th इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि 1 पहले सिंगल भरा था हमने, 1 2 3 के बाद 4 यहाँ आया, फिर 5 ये गया और 6 ये गया। तो ये इलेक्ट्रॉन नंबर है 1 और ये वाला है बेटा 4। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू हमें पता करनी है। तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पता करते हैं कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू क्या होगी। चलिए n की वैल्यू का पता करते हैं। n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम सेल नंबर होता है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम सेल नंबर होता है वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। इस वाले के लिए अगर हम बताएं, देखो यहां पर अगर ग्रुप हम या पीरियड नंबर चेक करते हैं कि पीरियड नंबर क्या है, तो हमने अभी बोला था कि पीरियड नंबर, जैसे सोडियम है, सोडियम की अगर पीरियड नंबर की मैं बात करूं कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा, तो पीरियड नंबर की बात करें तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें यह देखना होता है कि इसमें मैक्सिमम सेल नंबर कितना है। तो इसका मैक्सिमम सेल नंबर है बेटा 3, ठीक है ना। लेकिन यह जो पीरियड नंबर है वो पीरियड नंबर हम आगे टॉपिक में लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, बिना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लर्न किए हुए हम ये बता सकते हैं कि ये सोडियम है,
या स्ट्रोंशियम है या स्कैंडियम है या यट्रियम है या आयरन है, ये किस ग्रुप का एलिमेंट है और किस पीरियड का एलिमेंट है। इसके लिए हम आपको रूल्स बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे निकालने की, ठीक है ना, ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पर हम केवल किसकी बात करेंगे बेटा, यहाँ पर हम केवल क्वांटम नंबर की बात करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, किस में फेल है, 2p ऑर्बिटल में फेल है, 2p सबसेल में फेल है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में नंबर लिखा हुआ होता है इसको बोलते हैं बेटा सेल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, सेल नंबर बोलते हैं। चलिए पीरियड नंबर को रेज कर देते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अभी केवल क्वांटम नंबर की। तो आगे जो लिखा हुआ होता है इसको हम बेटा कहते हैं सेल नंबर। तो यहां लिख देते हैं हम सेल नंबर, इसको कहते हैं सेल नंबर। सेल नंबर को ही बोलते हैं स्मॉल एन, सेल नंबर को स्मॉल एन सिंबल से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2p में n की वैल्यू कितनी है, तो n है बेटा यहाँ पर 2। और ये मैं क्वांटम नंबर में बता चुका हूं कि बेटा p सब सेल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो l इक्वल टू कितना होगा बेटा, l इक्वल टू होगा 1, l इक्वल टू होगा 1। बोलो क्लियर है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करना हुआ बताया था, तो बताया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जब L की वैल्यू यहाँ पर 1 निकल के आई है, L की वैल्यू 1 निकल के आई है, तो इस वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन फैले हैं उनके लिए m की वैल्यू होगी -1, इस बीच वाले के लिए 0 होगी और इसके लिए होगी बेटा +1। क्योंकि वहां पर हमने एक फॉर्मूला लगाया था कि -L टू +L थ्रो 0, यानी -L से +L तक 0 सहित होती है। किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। तो पहले -1, बीच में 0, उसके बाद बेटा +1। जहां से हम घटते हैं वो वहीं तक बढ़ते हैं, याद रखना। तो L की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। m की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होगी, m की वैल्यू होगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा -1। और s की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू हमेशा +1/2 होती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैं यहां पर लिख देता हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए s की जो वैल्यू होती है बेटा, s की जो वैल्यू होती है +1/2 होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो s की वैल्यू होती है वो -1/2 होती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके लिए s की वैल्यू होगी कितनी बेटा, +1/2। चलिए मैच कर लो, क्या इस इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू इक्वल है या नहीं, देखो मिलान कर सकते हो आप। अब सेकंड वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं। हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया है, अब जो इलेक्ट्रॉन नंबर 4 है उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। चलो इधर कर देते हैं हम, है ना। देखिए n की वैल्यू तो उतनी रहेगी बेटा, n इक्वल टू कितना रहेगा, n इक्वल टू 2 रहेगा। p की वैल्यू सेम उतनी रहेगी, कितनी रहेगी, p की वैल्यू सेम उतनी रहेगी, कितनी, l की वैल्यू, l उतना ही रहेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि p सब सेल के लिए जो वैल्यू ऑफ l होता है वो 1 होता है। तो l इक्वल टू बेटा 1 और m इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। क्यों होगा, देखो इसके लिए भी, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी m की वैल्यू -1 है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी m की वैल्यू -1 है। इसके लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में, इसके लिए जो m की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और इन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए m की वैल्यू होगी वो +1 होगी। तो -L टू +L थ्रो 0, पहले घटते हैं उसके बाद वहीं तक बढ़ते हैं, जहां से घटना शुरू करते हैं वहीं तक बढ़ना शुरू करते हैं। तो m की वैल्यू कितनी है, -1। s की वैल्यू देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू -1/2 होगी। अब हमने क्या बताया था, हमने नीचे बताया था आपको 1-2 मिनट पहले बताया था कि बेटा किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू समान भी हो जाए
तो एस की वैल्यू निश्चित रूप से भिन्न होगी, डिफरेंट होगी। तो देखो ये वैल्यू बेटा मैच कर रही है, सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, एन की वैल्यू एल की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, क्लियर है। एम की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू भी सेम है, एम की वैल्यू भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, लेकिन एस की वैल्यू निश्चित रूप से डिफरेंट होगी। बोलो क्लियर हो गया। इसको कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन लॉ। नोट कर सकते हैं अब आप इसको एग्जाम्पल को। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसी घूमते पार्टिकल्स की, कोई बहुत छोटा सा स्मॉल कोई पार्टिकल्स है, वो मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसमें क्या बताया था इन्होंने ये लॉ दिया था बेटा हाइजेनबर्ग ने 1927 में। किसी घूमते हुए पार्टिकल की इन्होंने बताया था कि किसी मूवमेंट करते हुए पार्टिकल्स की वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। ये कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोलो क्लियर हो गया। एक लाइन का लॉ है। क्या बोला मैंने बोला किसी मूवमेंट करते हुए पार्टिकल्स की वेलोसिटी और पोजीशन, वेलोसिटी को मोमेंटम भी कहते हैं बेटा, वेलोसिटी और पोजीशन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो चलिए इस बात को नोट कर लेते हैं आप कि लॉ क्या कहता है। इन्वर्टेड कोमा में नोट करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल it is impossible to specify at any given moment both the position कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे, नोट करते जाएं आप। पोजीशन एंड मोमेंटम को वेलोसिटी भी कहते हैं बेटा। मोमेंटम ब्रैकेट में लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये लॉ है, ये प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब किसी मूवमेंट करते हुए इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट करते हुए पार्टिकल्स की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। ये बात बताई थी हाइजेनबर्ग ने 1927 में। क्या फॉर्मूला दिया था उन्होंने फॉर्मूला दिया था बेटा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल इज ग्रेटर एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल इज ग्रेटर एच अपॉन 4 पाई। इसको हम और करके लिख सकते हैं बेटा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल इज ग्रेटर एच अपॉन 4 पाई। चलिए सिंबल को लिख लेते हैं। सिंबल क्या क्या है यहाँ पर, वेयर, यही इनको हम शो कर देते हैं। डेल्टा एक्स है बेटा, दिख रहा है ना यहाँ पर, चलिए दिख रहा है, वेरी गुड। डेल्टा एक्स है, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स को कहते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एम को बोलते हैं बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल्स या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी को बोलते हैं बेटा वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी।
अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, दिख रहा है ना सही बच्चों को, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। एच होता है बेटा प्लैंक कांस्टेंट, और डेल्टा पी, डेल्टा पी देखें आप, डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी। एच है बेटा प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और डेल्टा पी को मैं यहाँ पर शो किए देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देते हैं डेल्टा पी। चलिए यहाँ दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, डेल्टा पी है बेटा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। चलिए दिख रहा है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। नोट कर लें आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को।